घूमना फिरना तो हम सबको पसंद है, पर उसके लिए सेविंग कितनी करनी पड़ेगी, वहाँ पे खर्चे कितने होंगे, ये सारे सवालों के जवाब कहाँ से मिलेंगे। तो आइए इस एपिसोड में हम ढूंढते हैं इन सारे सवालों के जवाब और समझाते हैं आपको विस्तार से कि आखिर कितने पैसे लगेंगे। नमस्कार, महामनी हिंदी पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी व्यक्ति जो 20 से ज्यादा देशों में घूम चुकी है और साथ ही 11 से ज्यादा भारतीय राज्यों को भी एक्सप्लोर कर चुकी है। तो आइए मिलते हैं पूर्वी पटेल से। हेलो पूर्वी, कैसी है आप? बस एकदम ठीक। थैंक यू सो मच मेरे शो पे। थैंक्स टू यू। सो पूर्वी, मैं जानना चाहूंगी कि आपने ट्रैवल व्लॉगिंग ही क्यों चुना? क्या एक कमर्शियल रीजन था कमाने के लिए या एक हॉबी थी? जी, ट्रैवल मेरा एक पैशन था, एक हॉबी थी जो मुझे एक्चुअली घूमना काफ़ी पसंद है। नई जगह एक्सप्लोर करना, चीज़ें देखना, चीज़ों लोगों को मिलना, लोकल लोगों से बात करना। तो तभी से ही मेरी ये जो शौक था वो धीरे धीरे करते करते ऐसे चल गया कि मुझे ऐसा लगा। और आजकल के प्लेटफॉर्म्स इतने वो हो गए हैं, तो ऐसा लगता है कि क्यों ना हम दूसरों को भी हेल्प करें। तो मेरा वेबसाइट तो काफ़ी टाइम से था जो मेरे जहाँ पे मैं ब्लॉग लिखती हूँ, गाइड्स डालती हूँ, डेस्टिनेशन की हेल्प, ट्रैवल से रिलेटेड। हाँ, सब ट्रैवल से रिलेटेड। तो फिर वैसे करते करते ये पैशन ऐसे इसमें बदल गया। कमर्शियल तो मेरा कोई रीज़न नहीं है, बिकॉज मेरा ऑलरेडी क्रिएटिव फील्ड में काम है, तो मैं काम के साथ ये मैनेज कर। तो जब आपने शुरुआत की थी तो क्या आपने खुद को ऐसे कुछ टारगेट्स दिए थे कि आने वाले 3 सालों में मुझे इतने देश विजिट करना है या फिर मुझे इतने फॉलोअर्स रीच करना है, ऐसा कुछ टारगेट था? कि एक्चुअली कुछ नहीं, बट शादी के बाद मेरा जो ये पैशन था एक ऐसा एक काइंड ऑफ बोलते हैं ना, जुनून सा हो गया था कि नहीं अभी तो करना है। तो मैं और मेरे हस्बैंड ऐसे प्लानिंग करते हैं कि कंसिडरिंग हम दोनों एक ही जगह पे काम करते हैं तो हम दोनों का साथ में निकलना मुश्किल है। ठीक है, तो हम ऐसे प्लान करते हैं कि हम सेविंग्स ऐसे कर लेते हैं उस हिसाब से कि ताकि मैं एटलीस्ट 2 से 3 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन कर सकूँ साल में, और बाकी जो अपने डोमेस्टिक होते हैं वो मैं करती रहूँ, जैसे मेरे को टाइम मिले, जैसे वो चीज़ें हो। तो वैसे उस हिसाब से हम गोल्स अपने सेट करते हैं। तो जैसे कि आपने कहा कि आप सोचती है कि एक साल में आपको 2 से 3 फॉरेन कंट्रीज कवर होनी चाहिए, तो एक साल के लिए आप कितना बजट साइड में रखते हैं फॉरेन ट्रिप्स के लिए? देखिए, हर डेस्टिनेशन का ना बजट बहुत अलग होता है। जैसे अभी मैं जापान करके आई थी तो वहाँ का बजट ज़्यादा था एज कम्पेयर टू जो मैंने वियतनाम में स्पेंड किया था। क्या आप थोड़ा नंबर लमसम दे सकते हैं? तो जैसे जापान में मैंने स्पेंड किया था फॉर 15 डेज 1.80 लाख। ओके, ठीक है, और पर पर्सन या 2 पर्सन सोलो। एंड वियतनाम में मैंने कुछ स्पेंड किया था 60 to 70,000, अगेन दैट इज 12 डेज के लिए। तो वो ये जो आप कहते हो ना, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। जैसे अभी मेरा ये साल का टारगेट था कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊँ, बिकॉज मेरी बहनें हैं उधर। तो वो एक काइंड ऑफ एड ऑन भी हो जाता है, क्योंकि काफ़ी सेविंग्स भी हो जाती है, खर्चा ज़्यादा नहीं होता अगर कोई ऑलरेडी वहाँ पे हो, बट नहीं होता तो फिर ज़्यादा होता। तो उस हिसाब से फिलहाल के लिए अभी ऑस्ट्रेलिया सोचा है एंड फिनलैंड सोचा है हमने। हमें नदरलैंड देखनी, बिकॉज काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि इस साल की नदरलैंड्स बहुत अच्छी होने वाली। तो मेरा फुल ऐसा प्लान है कि मैं उसके लिए अभी से ही सेविंग्स करना शुरू करूँ। और इस साल नेदरलैंड्स नहीं गए तो 11 साल बाद फिर से होगा। हाँ, तो इसलिए फिर हम सोच रहे कि ये साल तो करना, तो ये वाला ट्रिप तो मैं हस्बैंड के साथ ही करूँगी। ओके, तो मोस्टली आप अकेले ट्रैवल करते हैं कि एज अ कपल? इट्स सोलो ही, हमेशा सोलो ही करती हूँ। कभी कभी क्या होता है, मैं ग्रुप पे पूछ लेती हूँ अपने दोस्तों को, तो कोई एक आध आ जाता है, तो वैसे हिसाब से। बट हस्बैंड के साथ बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम दोनों सेम जगह पे काम करते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है कि साथ में निकल जा सके। तो जैसे कि मैंने देखा आप इंस्टाग्राम पे व्लॉग्स वगैरह डालती है और लोगों को हेल्प करती है कि कितने बजट में कहाँ हो सकता है, तो इंस्टाग्राम ही क्यों चुना आपको? तो हम सबको पता है कि यूट्यूब पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है कमाने के लिए, तो वाई इंस्टाग्राम? मेरा क्योर रीज़न ये है, इंस्टाग्राम में कैसा है ना कि मैं अभी जहाँ पे जाती हूँ, घूमती हूँ, फिरती हूँ, तो हम नॉर्मल वीडियोस लेते हैं। बट यूट्यूब में ना मुझे ज़्यादा एफर्ट्स देना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इतने शॉर्ट टाइम के लिए जा रही हूँ अपना काम से फ्री होके, एंड देन सडनली मैं वहाँ पे जाके इतना, तो फुल टाइम पैशन वालों के लिए सही है यूट्यूब, बिकॉज कमर्शियल भी उतना होता है उसमें। यू आर राइट कि वो कमर्शियल प्लेटफॉर्म है, बट मेरा एम वो है ही नहीं। तो मेरा एम मेजरली है कि ब्लॉग लिखना, जहाँ पे मैं डिटेल, बिकॉज ब्लॉग एक्चुअली अभी ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म हो चुका है, बट काफ़ी लोग होते हैं जिनको पढ़ना, रिसर्च करना ब्लॉग से अच्छा लगता है। तो इससे फिर मैं ब्लॉग और इंस्टाग्राम, ये 2 प्लेटफॉर्म हैं जो मैं स्टिक करती हूँ। बट कमर्शियली मैं ऐसा फोकस नहीं है मेरा कि मतलब इससे मुझे पैसे मिले या कुछ ऐसे। मतलब आप अभी भी उसको एज अ पैशन, एज अ हॉबी फॉलो कर रहे हैं। बट जैसे कि हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी हर जगह आ गई है, और जैसे कि आपने खुद बोला कि ब्लॉग एक ट्रेडिशनल मीडिया बन चुका है,
तो फ्यूचर में सबसे ज़्यादा फ़ायदा यूट्यूब से ही होने वाला है। तो अभी आप पैशन की तरह कर रहे हैं, लेकिन क्या आप फ्यूचर में सोचते हैं कि शायद आप भी ब्लॉगिंग में उतर सकती हैं? काफ़ी लोग मुझे यही रेकमेंड करते हैं कि तुम्हें एक्चुअली यूट्यूब चालू करना चाहिए, बट हाँ, आप सही कह रहे हो कि प्रॉब्लली नेक्स्ट 4-5 ईयर्स डाउन द लाइन अगर ये चलता रहा ऐसे ही, तो फिर आई कैन थिंक ऑफ मैं सोच सकती हूँ कि मैं यूट्यूब एज अ प्लेटफॉर्म भी एक्सप्लोर करूँ। पूरी, जैसे कि आपने बताया आप सोलो ट्रैवलिंग करती हैं, तो सपोज़ मैं उदयपुर जाना चाहती हूँ, तो मैं कैसे डिसाइड करूँ कि मुझे कौन सी जगह विजिट करनी है? आप कैसे डिसाइड करती है कि अगर मैं उदयपुर जा रही हूँ तो मुझे उदयपुर में इतने दिन में इतनी सारी जगह जाननी है, जगहों के बारे में कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेती है? सो मैं क्या करती हूँ ना, मैं काफ़ी जैसे मतलब मुझे ना जैसे ब्लॉग्स पढ़ना पसंद है, ठीक है, और प्लस मैं यूट्यूब चैनल्स भी देखती हूँ बिकॉज काफ़ी लोग होते हैं। तो ज़्यादा करके मेरा जो डेटा मैं रिसर्च करती हूँ ना, वो मैं ब्लॉग से करती हूँ, जहाँ पे ना मुझे अगर मेरे 3 दिन है तो मैं उस हिसाब से देखती हूँ मेरे 3 दिन में कितना ही मैं कवर्स कर सकती हूँ। फिर मैं लिस्ट डाउन करती हूँ चीज़ें, पेन पेपर एकदम ट्रेडिशनल वे में ही करती हूँ ये सारी चीज़ें, बिकॉज ऐसे ही इन द फ्लो अगर अपन करने जाए तो वो सिर्फ फ्रेंड्स के साथ सही है। बट अगर सोलो जाती तो मैं अपने आप को बहुत प्रिपेयर करके जाती हूँ। मैं तो फिर क्या होता है ना कि मन भटक सा जाता है, कुछ नहीं होता फिर, तो इसलिए अपने लिए एक आइटिनरी जैसा आप बना के जाती हूँ। तो जैसे कि कई लोग सोलो ट्रैवल करते हैं आपकी तरह, कुछ लोग एज अ कपल ट्रैवल करते हैं और कुछ लोग ग्रुप्स में जाते हैं। तो ग्रुप्स में जाने वाले लोगों के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी बजट के टर्म्स पे? तो आइडियली सोलो के लिए तो ठीक है। इनफैक्ट मेरे को ऐसा लगता है अगर आप ग्रुप में जा रहे हो तो आपका काफ़ी कुछ ना स्प्लिट हो जाता है। अभी हम सोलो जाते हैं तो हमें लगता है कि यार डॉर्म कर ले या कोई सस्ती होटल देखें, क्योंकि अकेले पे खर्चा आ जाता है। बट अगर आप ग्रुप के साथ जा रहे हो तो आप अच्छी और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो और ज़्यादा चीज़ें कर सकते हो, बिकॉज अगर आप देखोगे बजट वाइज पैसे स्प्लिट होते हैं ग्रुप में। तो उस हिसाब से मुझे लगता है ग्रुप इज ऑल्सो एक काफ़ी फन ट्रिप्स हो सकता है। बिकॉज रिसेंटली मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ ना थाईलैंड ट्रिप की थी, सो हम सब लड़कियां गई थी एंड हमने बहुत मजे किए थे उस हिसाब से। ज़्यादा कॉस्टली कौन सा पड़ता है, ग्रुप ट्रिप या फिर सोलो ट्रिप? क्योंकि सोलो में हमें खुद का ज़्यादा सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ता है। राइट। तो मेरे हिसाब से आज तक मैंने जितने सोलो और वो किए, मेरा ऐसा कभी नंबर्स इतना ऊपर नीचे नहीं हुआ, ऑलमोस्ट सेम है। बिकॉज ग्रुप में भी होते तो आप इंजॉय करने में ज़्यादा जाते हैं, है ना, आप पार्टीज में जाते हो, नाइट लाइफ देखते हो, तो उसमें वो थोड़ा एक्सपेंडिचर, बट आप वही चीज़ सोलो में नहीं करेंगे। ओके। तो वैसा आपने 20 कंट्रीज विजिट किया, तो उनमें से आपके हिसाब से सबसे कॉस्टली कौन सी रही है? जापान मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कंट्री है, मतलब बट अगर आप प्लान अच्छे से करो बजट में तो काफ़ी चीज़ें सस्ती हो सकती है। बिकॉज मैं भी काफ़ी शॉक थी और सरप्राइज थी कि कैसे मैंने 15 डेज में 1.80 में किया, बट मैं काफ़ी रिसर्च की थी। मुझे ऑलमोस्ट 1.5 मंथ लगा था जापान का रिसर्च करने, और मुझे कोई घाई नहीं थी। तो मुझे ऐसा था कि मैं अच्छे से रिसर्च करूँ, क्योंकि जापान का JR पास जैसे आप जानते हो अभी बहुत एक्सपेंसिव हुआ है, 70% हाइक हुआ है उसका प्राइस का। तो उस हिसाब से अगर आप कंसिडर करोगे ना, बट इसके साथ अगर आपको ये भी जानकारी कि और भी पासेस है जो आपको JR एयरलाइंस की जरूरत नहीं, तो ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं अगर आपको मालूम पड़े, बट वो रिसर्च से ही पता चलती है। आप जितना पढ़ोगे, जैसे बाकी जो लोग गए हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, तो उस हिसाब से काफ़ी कॉस्ट है। बट जापान इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री जहाँ मैं अब तक जहाँ पे। आपने यूरोप में भी कई जगह विजिट किया, तो क्या आप मुझे एक आइडिया दे सकते हैं, जैसे अगर यूरोप में कोई जा रहा है तो एक दिन का ट्रैवल प्लस फूड प्लस अकोमोडेशन लेके उसका अराउंड 10,000 तो जाएगा ही पर डे, ऐसा? यस, यूरोप भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, बट यूरोप का ये है कि वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा है एक्सप्लोर करने में और रहने करने में। बिल्कुल काफ़ी चीज़ें हैं वहाँ पे, जैसे स्टे के वाइज भी अगर आप देखोगे बजट स्टेज भी है, एक्सपेंसिव स्टेज भी। तो आपका जैसा आप जैसे जिस हिसाब से हॉलीडे ट्रिप पे जा रहे हो तो उस हिसाब से आप वैसा बजट फिक्स। अगर मैं सोलो जा रही हूँ और मुझे खुद के लिए प्लान करना है, तो मैं ये मान के चलूँ कि मेरा एक दिन में 10,000 तो जाएगा ही। तो वैसे जापान में कितना जाएगा एक दिन में? जापान में इतना नहीं जाएगा, बट अगेन अगर आप सोलो जा रहे हो तो फिर वैसे हिसाब से अगर मेरा 3000 कैप्सूल स्टे था। कैप्सूल मतलब वहाँ पे वो जो डॉर्म जैसा होता है उनका, और प्लस खाने में मेरा ऑलमोस्ट 3-4 मील्स हो ही जाते थे, बिकॉज वी वॉक अ लॉट, जहाँ पे वहाँ पे बहुत चलना पड़ता था। तो उस हिसाब से आप करीबन पकड़ सकते हो 8 से 9 हज़ार तक हो जाता है डॉलर, हाँ, पर डे आराम। और जापान जैसे आपने कहा सबसे कॉस्टलीस्ट था, तो आपके हिसाब से सबसे चीप कौन सा रहेगा विजिट करने के लिए फॉरेन?
यू हैव टू बी स्मार्ट। स्मार्ट, हाँ। आप हर टाइम कैब नहीं ले सकते। अगर आप कैब लोगे वियतनाम में और जापान में तो फिर दैट्स वे टू एक्सपेंसिव, वैसा हो जाता है। तो वो हिसाब से स्मार्ट प्लानिंग करनी पड़ती है। आप 2017 से ट्रैवलिंग कर रही है, राइट, मोस्टली। तो जैसे कि हमें पता है कोविड आया था 2020 में, तो आपके हिसाब से कोविड के पहले और कोविड के बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में क्या फ़र्क आया है? वो काफ़ी फ़र्क आया बिकॉज मतलब जहाँ पे अभी मैं जाती हूँ, मैं मोस्टली ट्रैवल करती हूँ शोल्डर सीजन एंड ऑफ सीजन, एंड वो टाइम ऐसा होता था कि लोग नहीं दिखते थे, ज़्यादा क्राउड नहीं दिखता था। बट आफ्टर कोविड ऐसा हो गया है कि अभी सबको घूमना फिरना एक क्रेज आ गया है कि यार यू नेवर नो लाइफ क्या टर्न यू टर्न ला दे। तो पीपल आर विलिंग टू गो आउट एंड स्पेंड मनी। तो बिकॉज मैं जापान भी गई थी, मैं ऑस्ट्रेलिया में गई थी जहाँ पे इतनी गर्मी इतनी बारिश हो रही थी, फिर भी क्राउड था। वो क्राउड ऐसा था जैसे कोई सीजन का हो। ओके। तो आप समझ सकते हो कि कैसे लोगों को क्रेज आ गया है घूमने का। इनफैक्ट अगर अपन वीकेंड प्लान भी करते हैं, वो लोनावला देख लो, वहाँ प्लेस में देख लो, कितना भरा हुआ रहता है। इट्स सो डिफिकल्ट कि हमको एक बुकिंग मिल जाए कहीं पे। हाँ। तो वो मतलब है, आई हैव सीन लॉट, एंड काफ़ी चीज़ें एक्सपेंसिव भी हो गई बिकॉज अभी लोग जा रहे हैं और उनको भी पता चल गया इन टर्म्स ऑफ बिजनेस वाइज ऑल्सो कि पीपल आर, लोगों को स्पेंड करने की पावर, परचेसिंग पावर बढ़ गई है। तो फिर उस हिसाब से फिर लोग वैसे कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है ट्रैवलिंग में भी अलग अलग तरीके होते हैं। कंफर्ट ट्रैवलिंग होती है, बैक पैकिंग होती है, लग्जरी होती है। तो आपके हिसाब से बजट में कैसे डिफरेंसेस होते हैं इन तीनों में? इन तीनों में मेजरली ना सबसे स्टे इम्पॉर्टेंट होता है कि एंड ट्रांसफ़र। अगर जैसे मैं थाईलैंड पकड़ लूँ तो ऑब्वियसली फ़्लाइट तो आपका एक्सपेंस है ही, वो कहीं पे भी आप कोई भी इंटरनेशनल में आपको रखना ही है। सेकेंड इज इंटरनल ट्रांसफर। अभी ट्रेन एंड बसेस भी एक ऑप्शन होती है जो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है, बट बैकपैक वाज प्रिफर दैट। बट माय लॉजिक वाज कि अगर यही चीज़ अगर मैं अपने दोस्तों के साथ करूँ ग्रुप ट्रिप में, तो मैं इंटरनल ट्रांसफ़र के लिए शायद से फ़्लाइट ले लूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ ग्रुप और कपल है या इंडिविजुअल है, तो उस हिसाब से आप वैसा बजटिंग कर सकते हो मेरे हिसाब से। बिकॉज इंडिविजुअल अगर आप देखोगे कि जैसे अभी जापान में मैंने क्रॉस 7-11 में ही खाया, बिकॉज दैट्स द मोस्ट बजट मतलब हाँ फ्रेंडली ऑप्शन। के अलावा मैंने ख्याल से 4 से 5 मील होगा ये 15 डेज में, जहाँ पे मैंने अच्छे से प्रॉपर एक रेस्टोरेंट में जाके खाया। तो वो हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा उन चीज़ में। तो आई गेस इट्स अ बेटर प्लानिंग। ओके। आपने इंटरनेशनल ट्रैवलिंग भी बहुत की है और इंडिया में भी काफ़ी की है। तो आपके हिसाब से इतने एक्सपीरियंस के बाद क्या बेटर है? मतलब इंसान खुद से प्लान करके जाए या फिर किसी ट्रैवल एजेंसी के साथ जाए? इन डिपेंड करता है। अगर मैं कहूँगी अगर फैमिली है आप आपके पास आपके साथ पेरेंट्स है ये है, तो आई वुड सजेस्ट आप गो विद द ग्रुप ट्रिप, मतलब पैकेज ट्रिप जो ट्रैवल एजेंसीज के साथ। बिकॉज इंडिविजुअल होते हैं जो, और जो कपल या ग्रुप भी होते हैं वो खुद प्लान करके जाए तो ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू पेरेंट्स एंड ऑल ना, तो आपको कंफर्ट ज़्यादा चाहिए रहता है। आपको चाहिए रहता है कि नीचे मेरे लिए कार आके खड़ी रहे तो मैं घूमने जाऊँ। बट यही चीज़ हम सोलो में या फ्रेंड्स के साथ नहीं प्रेफर करते। हम सोचेंगे कि नहीं चलो, एंड हमारा बजट भी तो डिफर करता है ना, फैमिली के साथ अलग होता है, फ्रेंड्स के साथ अलग होता है। बट क्या ट्रैवल एजेंसीज के थ्रू जाने में कुछ ज़्यादा महंगा पड़ जाता है? नहीं, महंगा तो थोड़ा पड़ता ही है बिकॉज ऑब्वियसली वो अपने कमीशन मांगते थे। बट पेरेंट्स के साथ तो मैं हमेशा प्रेफर करूँगी अनलेस यू आर मतलब अगर आप ट्रैवल, जैसे अगर मैं अपने पेरेंट्स को जाऊँ, मैं अपने ट्रैवल पैकेजेस नहीं देखूंगी, मैं ही प्लान करके उनको लेके जाऊँगी बिकॉज प्लानिंग है। तो इफ़ यू अगर आपके पास कोई है ऐसा बंदा जो आपकी सारी चीज़ें वैसे प्लान करें जैसे कोई ट्रैवल एजेंट करता हो, तो फिर बिकॉज आप काफ़ी सेव करोगी उसमें। ओके। बिकॉज आपका काफ़ी कमीशन जो हम ट्रैवल एजेंट को देते हैं वो आपको नहीं पड़ेगा, तो काफ़ी सस्ता पड़ जाता है उस चीज़। अगर सपोज मैं डोमेस्टिक ट्रैवल करूँ या इंटरनेशनल, तो क्या ज़्यादा फायदेमंद रहेगा? कितनी टाइम पहले हमें बुकिंग्स कर लेनी चाहिए, फ्लाइट्स की, ट्रेन्स की या फिर स्टे की? सो अगर आप डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हो तो मेजरली मैं ट्राई करती हूँ तो सेम मनी, बट ट्रेन्स आर द बेस्ट टू बी ऑनेस्ट। बट अगर ट्रेन्स की बुकिंग करनी हो तो एटलीस्ट 1 मंथ पहले कर लेनी चाहिए। एंड फ्लाइट्स की भी मैं तो ट्राई करती हूँ कि एटलीस्ट 1.5 मंथ पहले करें बिकॉज काफ़ी सस्ती होती है। या तो एक्चुअली कई कबार ऐसा भी होता है कि फ्लाइट्स के ऑफर्स ऐसे होते हैं जो उनकी फ़्लाइट फुल नहीं होती है ना। हाँ। तो वो लोग जिस दिन वीक में जाना होता है और उनको फ़्लाइट फुल करनी तो दे reduce the price of the ticket।
तो कभी कभी ऐसा लगता है कि या तो वो कह नहीं सकते कि सच्ची बोलो, बट ट्रेन की एक ऐसी कॉस्ट होती है जो फिक्स रहती है, उसका ऊपर नीचे नहीं होता। बट ये होता है कि जगह नहीं मिलती ट्रेन में। स्टेज के लिए अगोड़ा वगैरह बहुत सारे अलग अलग साइट्स आ गए हैं, और आजकल हॉस्टल्स भी अगर हम ऑन द स्पॉट भी जाके बुक करें तो अच्छे प्राइस में मिल जाता है हमें। तो स्टिल आप क्या सजेस्ट करेंगे कि हमें पहले से बुकिंग, कितने टाइम पहले बुकिंग करके जानी चाहिए टू बी सेफ? हाँ, स्टे के लिए तो अगर आप वीकेंड गेट अवे कर रहे हो तो मैं बोलूँगी 1 मंथ पहले, बिकॉज आजकल जैसे आफ्टर कोविड काफ़ी लोगों का क्रेज़ हो गया, काफ़ी चीज़ें बहुत एडवांस बुकिंग हो चुकी होती है। और अगर आप डोमेस्टिक स्टे कोई भी कर रहे हो तो ऑब्वियसली अगर आप प्लान कर रहे हो तो आपकी 3 मंथ्स पहले की तो बुकिंग हो ही जाती है, ट्रेन हो या कुछ, तो स्टे भी उसके साथ कर लो। तो आई वुड से कि इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि आपको अच्छे बजट में मिलेंगे एंड प्लस आपको और ऑप्शंस मिलेंगे एक्सप्लोर करने में। लास्ट मोमेंट करोगे देन यू हैव टू स्टिक विद जहाँ पे अवेलेबिलिटी हो। आप कौन सा वेबसाइट और ऐप सजेस्ट करेंगी बुकिंग्स के लिए? बुकिंग्स के लिए मैं हमेशा के लिए booking.com ही यूज़ करती हूँ। ओके, क्योंकि उसमें एक्चुअली कैसा है लेवल्स है, सो अगर आपने इतनी बुकिंग अब तक की है तो यू क्रॉस 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल ओके, ऐसे करके, एंड देन उस हिसाब से यू कीप गेटिंग डिस्काउंट। तो अभी आई एम लेवल 2 सो आई गेट 15 to 20% डिस्काउंट एंड फ्री ब्रेकफास्ट। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, बट booking.com इज़ माई ऑल टाइम डेस्टिनेशन जहाँ पे मैं जाके अपनी सारी होटल्स बुक कर। फॉरेन ट्रिप्स करते वक्त आप करेंसी कैसे एक्सचेंज करती है? लाइक आप क्या सजेस्ट करेंगी, इंडिया में एक्सचेंज करना बेटर रहेगा या फिर वहाँ पे जाके? वो एक्चुअली डिपेंड करता है। जैसे मेरे थाईलैंड ट्रिप पे जब गई थी तो मैं सिर्फ करेंसी अपना US$ लेके गई थी, बिकॉज वो ज़्यादा बेटर है देन टेकिंग वो, बिकॉज उस टाइम पे जो मार्केट वैल्यू था करेंसी का वो अच्छा नहीं था इंडिया। ओके, सो मैंने प्रेफर किया वो जाके करना, बट वही चीज़ मैंने जापान में नहीं की, बिकॉज जापान में एक ये भी होता है, लैंग्वेज बैरियर होता है, तो तुम कहाँ ढूंढोगे कैसे। एंड मैंने रिसर्च भी किया था कि इतना एयरपोर्ट पे ही है जो भी है आपके पास, और थोड़े बहुत 1-2 जगह पे मिलेगी, तो बट एयरपोर्ट पे प्राइसेस इतने अच्छे नहीं मिलते, तो मैं यहाँ से जापान करेंसीज लेके गई। जैसे कि हम देख रहे हैं आजकल स्कैम्स और फ्रॉड बहुत ज़्यादा होती है, तो समझिए कभी कोई करेंसी एक्सचेंज करने गया और उसको फेक नोट्स दे दिए जाए, तो ऐसे समय पे उसे क्या करना चाहिए? मैं अभी तक ये सिचुएशन में कभी Okay. हुई नहीं, टच वुड, बट अगर ऐसा कोई सिचुएशन है आई वुड सजेस्ट कि आप जिससे आपको करेंसी मिली हो समझो, तो आपको वहीं उसी के पास जाके ट्राई करना चाहिए टू सॉल्व द इशू। इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि हम इंडिया में ही कोई रिलायबल अपना कोई सोर्स हो या एजेंट हो, उसके थ्रू ही करेंसी एक्सचेंज करें, या तो फिर फॉरेक्स कार्ड्स भी है, बट टू बी ऑनेस्ट मेरे को आज तक कोई ऐसा फॉरेक्स कार्ड सही नहीं मिला है। एंड जहाँ तक, एंड ऑल्सो एक काइंड ऑफ वो होता है कि व्हेन यू अप्लाई, तो वो एक पर्टिकुलर वो लोग आपका वो भी देखते हैं कि आप एलिजिबल हो या नहीं। ओके, तो स्केपिया करके जो नया आया था उसके काफ़ी अच्छे फीचर्स है, बट दे सेड कि यू आर नॉट एलिजिबल। तो आपने अभी तक कोई फॉरेक्स का ट्राई किया है? नहीं किया। तो आई प्रेफर कैश ओनली, बिकॉज क्या होता है वंस जापान में अक्रॉस दे वांटेड कैश, तो फिर कार्ड यूज़ करके फ़ायदा नहीं किया, तो इसलिए फिर आई अवॉइड कार्ड पेमेंट्स एंड आई प्रेफर कैश। तो मोस्टली आप कहाँ पे करेंसी एक्सचेंज करती है? इंडिया से करके जाती है या फिर वहाँ जाके? इंडिया से मैं मोस्टली डॉलर्स ही लेके जाती हूँ, बिकॉज वो करेंसी इट गेट्स मोर वैल्यू जहाँ पर भी मैं करेंसी एक्सचेंज करूँगी टू देयर लोकल करेंसीज, तो डॉलर्स आर द बेस्ट ऑप्शन टू टेक कहीं पे भी जाओ आप। ओके, इंटरनेशनल सिम कार्ड्स, इसके बारे में कुछ इंसाइट्स दे सकती है कि क्या प्रोसेस होता है वहाँ जाके? सो इंटरनेशनल सिम कार्ड्स तो आजकल बहुत कन्वीनियंट हो गए हैं, काफ़ी लाइक अपना इंस्टेंट पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल साइट्स में आप 7-Eleven जाओगे, आपको वहाँ पे सिम कार्ड मिलेंगे, ऑप्शंस मिलेंगे, आपको जो चाहिए वो तो इतना स्ट्रेस नहीं है। जापान में एक ऐसा था कि आप प्री बुक करोगे तो आपको बेटर डेटा प्लान्स मिलेंगे, मगर नहीं करोगे आप वहाँ पे जाके भी कर सकते हो, तो वो भी एक ईजी। तो एज सच यूरोप में भी मुझे दिक्कत नहीं हुई थी, स्पेन में ऐसे ही यहाँ पे हम कोई भी मोबाइल शॉप में घुस गए एंड दे हेल्प मी गेट द गुड डेटा, और उनके पास काफ़ी प्लान्स होते हैं और वो विदिन 15 मिनट चालू भी हो जाता है। तो सिम कार्ड इज़ एक्चुअली इतना मुश्किल का चीज़ नहीं है, मतलब कहीं पे भी जाके आप लोकल सिम कार्ड ले सकते हो, टूरिस्ट प्लान्स भी होते हैं। ओके, जैसे कि हमें पता है आजकल हर चीज़ के लिए इंश्योरेंस आ गया है, तो आजकल लोग अपनी ट्रिप्स को भी इंश्योर करते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, मतलब आपके हिसाब से एक गुड कवर प्राइस क्या होगा इंश्योरेंस के लिए ट्रिप? अगर इंटरनेशनल है या लेट्स से यूरोप है, तो फिर मैंने अपना रेफरेंस के हिसाब से बात करती हूँ। यूरोप में मैंने किया था अपना 20 to 30 lakhs का इंश्योरेंस कवरेज, एंड ये चीज़ मैंने जापान में की थी 10 to 15 lakhs।
तो अगर डिपेंडिंग ऑन आप जितने दिन जाते हो, जितना कौन सा कंट्री जाते हो, उस हिसाब से आप अपना इंश्योरेंस टर्म प्लान कर सकते हैं। क्या क्या कवरेज मिलती है उसके अंदर? काफ़ी चीज़ें मिलती है, जैसे फ्लाइट डिलेज एंड लॉस्ट बैगेजेस और चीज़ें, लाइक मेडिकल क्लेम मिलता है अगर आप वहाँ पे बीमार हो गए, कुछ इमरजेंसी आ गई, तो ये सब चीज़, कुछ एक्सीडेंटल कुछ होता रहे फ्लाइट को, ये सारा कवरेज। तो सबसे एक्सपेंसिव कहाँ का था? जैसे कि आपने कहा वियतनाम बहुत अफोर्डेबल था, हाँ, तो वहाँ का इंश्योरेंस वहाँ का तो मैंने कवरेज इतना वो नहीं था, बिकॉज वो तो मेरे को आई गेस 1500 में ही मिल गया है, बिकॉज मैं, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डेज, अगर आप एंड ऑल्सो योर एज, तो अगर इफ यू लाई ना 30 to 35 कैटेगरी का, एंड इफ यू गोइंग फॉर 15 डेज, तो उस हिसाब से आपका वो कवरेज का प्राइस रहेगा। तो यूरोप का मेरा सबसे एक्सपेंसिव था, बिकॉज मैं एक मंथ के लिए गई थी, तो उस हिसाब से मेरा क्या आपके पास इंटरनेशनल मेडिक्लेम है? और ये हर टाइम मेडिक्लेम तो लेके ही जाते हैं, इंटरनेशनल नहीं है, बट ये जो मैं इंश्योरेंस करवाती हूँ ट्रैवल का, उसमें मेडिक्लेम। क्या इंपॉर्टेंस क्या है इंटरनेशनल मेडिक्लेम की? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिक्लेम का, बिकॉज अगर आप समझो आप वहाँ पे बीमार पड़े एंड यू डोंट हैव द एंटीबायोटिक, एंड बहुत कंट्रीज में ऐसा भी होता है कि कोई एंटीबायोटिक अपन इंडिया से नहीं लेके जा सकते, जो हम सोचते हैं कि इट्स कन्वीनियंट, तो वहाँ पे आप क्या करो? सो फिर भी जैसे कि हमें पता है बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे प्रेफर करते हैं कि 1 साल तक जॉब करेंगे और फिर 1 साल तक ट्रैवल करेंगे सेव करके, तो आपका क्या तरीका है? क्या आप भी सेव करती हो और फिर स्पेंड करती है? एक्चुअली काफ़ी लोग देखे, इनफैक्ट मैं नागालैंड गई तो मुझे भी काफ़ी ऐसे लोग मिले थे जिन्होंने इतने साल तक काम किया, 2-3 साल काम करते, देन वो ब्रेक ले लेते थे और वो 1 साल कंटिन्यूस घूमते हैं, फिर से काम पे लग जाते हैं, तो वो भी एक मानने वाली बात होगी, क्योंकि मतलब वो एक काइंड ऑफ वैसा भी होता है ना डर कि यार अपना जो इनकम सोर्स है वही अगर छूट जाएगा तो कैसे होगा। हाँ, बट दे मैनेज इट क्वाइट गुड, मतलब मेरे लिए भी काफ़ी शॉकिंग था, बट वो और वो मस्त की ज़िंदगी जी रहे, ऐसा नहीं कि रिग्रेट कर रहे कुछ कि वैसा। और मेरे हिसाब से आप बोलोगे तो मेरा ऐसा है कि अगर आपका कुछ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, जैसे मेरा है ऑलरेडी, तो उसके साथ मेरे को एक ईज होता है, तो अगर मैं घूमने जाती हूँ तो आई नो कि मेरा टीम बैठा है, मेरे ऑफिस में मेरा काम चल रहा है, मेरा काम रुका नहीं है, बिकॉज एक वो भी होता है मुझे, बिकॉज बिजनेस है तो नॉट एन एम्प्लॉय, तो वो एक अलग स्ट्रेस होता है कि क्लाइंट चला गया है, क्लाइंट्स को प्लीज करना होता है, तो वो एक स्ट्रेस रहता है, बट बिकॉज ऑफ द टीम लकीली आई हैव बीन ग्रोइंग गुड। तो जब आप प्लान करती है कि आपको 1 साल में इतने फॉरेन कंट्रीज विजिट करना और इतने डोमेस्टिक, तो आप कितना बजट निकाल के रखती है दोनों साइड के लिए? जिससे अगर समझो डेस्टिनेशन की हिसाब से, अगर समझो अभी आइसलैंड तो है ही ये साल, तो अगर उस हिसाब से तो मैंने सोचा है कि 3 से 4 लाख पर पर्सन तो मुझे जमा करना है, तो अगर मैं और मेरे हस्बैंड प्लान करेंगे तो एटलीस्ट 8 लाख मुझे जमा करना। ओके, तो ये साल का सेविंग कोटा मेरा वो है कि मैं ट्राई एंड सेव करूँ 8 आइसलैंड इस साल के लिए। हाँ ऐसा। तो अगर आपको जब डोमेस्टिक प्लान करना रहता है तो कैसे? डोमेस्टिक में मैं एक्चुअली सच्ची बताऊँ तो मैं सेव मैसेज करती नहीं हूँ, बिकॉज उसके कुछ ना कुछ तो जुगाड़ या तरीके मिल जाते हैं जो अपन थोड़े से एज इन कुछ टिप्स या ट्रिक्स आप हमें भी बता सकें। जैसे मतलब अगर समझ लो, अगर हमने जैसे फ्लाइट सबसे पहली चीज़ होती है, अगर फ्लाइट नहीं तो मैं तो बोलूँ ट्रेन बहुत सबसे ईजी होता है, थोड़ा अनकम्फर्टेबल होता है ट्रेन में, बट अगर आप अच्छे से प्लान करो तो वो काफ़ी सेफ वहाँ पे हो जाता है। ओके, तो फ्लाइट तो मैं हमेशा स्किप करती हूँ, तो रात की ट्रेन में तो सुबह तो मुझे डेस्टिनेशन में, हाँ, तो वो मुझे सही लगा ट्रेन, तो ट्रेन इज द बेस्ट जुगाड़ अगर आपको सेव करना है। दूसरा है ये अगर आपके पास कार नहीं हो तो आप बस करते हो, शेयरिंग कैब करते हो, ये सारी चीज़ें की जो टिप्स होते हैं मैं बताऊंगी, जैसे वो काफ़ी हेल्प करेंगे आपको पैसे सेव करने में। जैसे हमने जोधपुर में भी हम 3 लोग थे, तो हम इंडिविजुअली कैब करने से अच्छा है हर जगह पे, हमने ना रिक्शा में ही अरेंज किया, हाँ, पूरे दिन की, उसने 2000 लिया और उसने पूरा हमको जोधपुर घुमा 1 दिन का ग्रुप के लिए। हाँ, ओके, तो मेरे को यही तो चाहिए, मतलब कोई ऐसा कोई बंदा मिल जाए वहाँ पे लोकल, तो ऐसे हमको बता दे कि अरे ऐसे करो ऐसे करो, बट ये वहाँ पे जाके ही पता चलता है, ये सारी चीजें इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। और ये सब डोमेस्टिकली हो सकता है, लेकिन फॉरेन में ये सब बैरियर, फॉरेन में तो बैरियर है, एक तो लैंग्वेज बैरियर भी आ जाता है, और फिर दूसरी चीज ये है कि कैब तो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अगर थाईलैंड भी अगर आप जा रहे हो तो आप प्रेफर करोगे मेट्रो बसेस ऐसे यूज करो, क्योंकि हमने ग्रुप ट्रिप में भी वही किया। ओके, तो मैं क्या करती थी, मैं ग्रैब ऐप करके जो वहाँ पे ज़्यादा यूज होता है, मैं चेक करती थी क्या प्राइस है, तो अगर ग्रैब ऐप पे किस कैब्स और वो जो 2 व्हीलर राइड्स होती है, हाँ, इंडिविजुअल की, हाँ, बट थे हम ग्रुप,
तो हमने सोचा लेट्स चेक कि कितना हो रहा है। तो कभी कभी हम जब डेली घूमते थे तो हमको टुक टुक भी ऑप्शन होता था, तो कभी कभी हम कंपेयर करके वो दोनों प्राइस चेक करते थे, ये भी इतना बता रहे टुक टुक से, हम उससे थोड़ा कम में अगर मान गया तो ठीक है, तो उसमें चले जाते थे। वैसे तो ऐसी सारी चीजें अगर आप थोड़ा सा कॉम्बिनेशन करके कर लो तो फिर चीजें इजी पड़ती है। जैसे गोवा बहुत अफोर्डेबल बताया जाता है और वहाँ पे हम एक दिन के लिए भाड़े पे लेते हैं 2 व्हीलर्स, तो वुड यू सजेस्ट कि वो अच्छा ऑप्शन है? हाँ, मेरे ख्याल से हाँ, बट अनलेस अगर आप अच्छे से ड्राइव करो। और फॉरेन में अगर आप बाली जा रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि 2 व्हीलर सबसे बेस्ट चीज़ हो। हायर हाँ, रेंट करो बाली। वियतनाम में भी हमने भी 2 व्हीलर रेंट की थी। इनफैक्ट काफ़ी कन्वीनियंट पड़ गया था क्योंकि वहाँ पे पेट्रोल बहुत सस्ता था। तो जैसे ये जो सारी चीज़ें, जैसे जापान में मेट्रोज आर वेरी वेल कनेक्टेड, तो मुझे रेंट का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। ओके, यहाँ पे जैसे कि मैंने बहुत ज़्यादा सुना है कि गोवा में बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। अगर आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर हायर करेंगे, आप लेके जाएंगे और वापस आते वक्त ऑल्दो आपने ठोका नहीं होगा, लेकिन दे विल से कि ये तुमने ही डैमेज किया और तुम्हें पे करना पड़ेगा, और वो कैमरा वैमरा भी लगा के रखता है। तो आउट ऑफ इंडिया में भी इसके चांसेस रहते हैं ऐसे स्कैम्स के कि ये सिर्फ इंडिया है? नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी रहते हैं। थाईलैंड में, फुकेत में हमने क्या किया था, हमने पूरा 360 वीडियो ओनर के सामने ही पूरा वीडियो ले लिया था। और कुछ भी था हमने नोट करके फोटो खींच के बोला था ये देखो ये पहले से ही है, जहाँ जहाँ स्क्रैचेस से सारे फोटो खींच लिए। अब कोई चांस ही नहीं कि वो हमको बोले कि ये हमसे हुआ है। तो ये प्रिकॉशन आपको अपने एंड से करना ही पड़ेगा। ओके, तो वहाँ पे क्या कॉस्ट होंगी एक दिन की हायरिंग की? जैसे यहाँ पे अराउंड 250 होता है और सीजन में 400 800 भी जाता है। तो वहाँ पे भी अगर आप देखोगे 1000 रुपया के करीब या 1200। बाली में आई है थाईलैंड में? हाँ, जैसे थाईलैंड में, हाँ, क्योंकि हमने फुकेत में लिया था तो हमको कुछ ऐसे ही पड़ा था 1200 की करीब। बिकॉज अगेन यू आर विद ग्रुप, तो अगर 2 जन में अगर आप 1200 करो तो पर पर्सन तो 600 ही आ रहा है, राइट। एंड फिर बाली में भी हमने जब रेंट किया था, बाली में काफी टाइम पहले गई थी, अभी का मुझे कॉस्ट नहीं मालूम, बट तब भी हमको 800-900 में मिली थी तब बाइक। क्योंकि हमने विला जहाँ पे रह रहे थे उसकी ही बाइक रेंटल पे ली। तो फॉरेन में कौन सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप सबसे ज्यादा प्रेफर करेंगे या फिर सजेस्ट करेंगे? ट्रेन्स, मेट्रोज, जहाँ पे भी अगर वेल कनेक्टेड है। जैसे अगर सिंगापुर जा रहे हो तो वहाँ पे मेट्रोज अच्छी है, मलेशिया में भी जाते हो तो बसेस भी एक सेकेंड ऑप्शन। सो इनसे ही ट्रैवल करोगे तो अच्छा है, अनलेस वहाँ पे जहाँ पे कनेक्शन ही नहीं है तो यू शुड अवॉइड कैब्स। हाँ, कैब्स तो बिल्कुल नहीं, बट अगर आजकल ऐप्स आ गए जैसे अपने यहाँ पे ओला उबर है, वहाँ पे भी ग्रैब है, बहुत सारे और ऑप्शन है। तो डिपेंडिंग ऑन कंट्री आप कहाँ पे जा रहे हो तो वो प्रेफर करना, क्योंकि यूरोप में भी हमने मेट्रोज लिए थे, नॉट कैब्स, बिकॉज वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो जैसा कि आपने कहा कि आप यूरोप में 1 महीने के लिए रुके थे और आपको उस 1 महीने में भी बहुत सारी जगह विजिट करनी थी, तो आपने वहाँ पे कैसे प्लान किया कि आपको हर जगह पे कौन सी जगह विजिट करनी है, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय था? सो यूरोप एक ऐसा ट्रिप था, स्टार्ट था मेरा ट्रैवल का, बिकॉज मेरे को यूरोप के लिए सेव करने के लिए ये 1 मंथ के लिए मुझे 2 साल लगे थे ताकि मैं जा सकूँ। अकेले गए थे या कपल? हस्बैंड के साथ गए वाला ट्रिप। तो काफ़ी प्लानिंग की थी, 2 साल कहीं नहीं गए थे, सारी सेविंग्स की, तब जाके ट्रिप बना था। तो मैंने तो एजेंट को पूछा था मेरी वीज़ा वाले पासपोर्ट पे ना, यूरोप का शेंगन वीज़ा मिलना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। वो भी 1 महीने के लिए है। वो लोग ये भी देखते हैं आप प्रीवियसली कौन सी कंट्रीज में गए हो एंड आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस में बैठ रहा है वैसा। तो फिर मेरे को मेरे एजेंट ने बताया कि देखो आपका मुश्किल लग रहा है, 1 महीने के लिए ऐसे ही आपको प्लानिंग करके नहीं जाने देंगे, रिजेक्ट होता है। किन चीज़ों की वजह से रिजेक्ट हो रहा था? क्योंकि एक तो 1 मंथ लॉन्ग, दूसरा था कि अगर आप सब कुछ दे भी दोगे, आपका जो पिछला रिकॉर्ड है वो इट वाज ओनली साउथ ईस्ट एशिया, तब मैं सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया। ओके, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं साउंड करता है, या एज अ प्रूफ डजंट इतना रिकॉग्नाइज नहीं है। तो फिर इसलिए उन्होंने बोला कि आप एजेंट के थ्रू है ना। तो मैंने बहुत ढूंढा, तो फिर मुझे क्वांटिटी करके वो ग्रुप ट्रिप मिला था। तो इट्स अ फन ट्रिप, ओके, जो वो ग्रुप ट्रिप करते वो लोग विद इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 35, ओके, ऐसा है उनका। तो सारा जो ग्रुप है आपकी, जो आपके साथ रहेंगे करेंगे, वो सब आपके एज ग्रुप। तो यूरोप के लिए? हाँ, तो यूरोप के लिए मैंने ये प्लान किया। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग स्टे देखते हैं, हमारे ट्रांसफर्स देखते हैं और सुबह छोड़ देंगे, आपको मैप देंगे, आपको बोला आपको जहाँ घूमना है वो अपने हिसाब से, फिर कम बैक वी पिक यू अप। ओके, वैसा। तो वो एक चीज था। तो वैसे हमने ये वाला ट्रिप, यूरोप वाला ट्रिप मैंने उनके थ्रू किया। जैसे कि आपने बताया आप ग्रुप के थ्रू गए थे। यहाँ पे भी, इंडिया में भी बहुत सारी ग्रुप्स रहती है जो आपको ट्रिप्स पे लेके जाती है,
और कुछ लोग सोलो होते हैं जिनको जाना रहता है ग्रुप्स के साथ, लेकिन हम कैसे फाइंड आउट करें कि कौन सा लेजिट है और कौन सा फेक है? सो सबसे बेस्ट चीज़, अगर आजकल इंस्टाग्राम आ गया है, आजकल बहुत सारे ग्रुप्स कम्युनिटीज़ है, तो अगर आप कोई गया हो, जैसे अभी मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे हमेशा पूछा ना कि आप किसके थ्रू गए, क्या गए, तो वैसे ही अगर मुझे कहीं जाना है तो मैं किसी लेजिट इंसान को पूछूंगी जो जा चुका हो। मगर इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ग्रुप्स आते हैं, बट वहाँ पे हम कैसे पता करें कि ये लेजिट है, ये लेके जाएंगे? तो लेट्स से अभी जैसे कॉन्टिकी, तो मैं थ्रू वेबसाइट में आई वाज सर्चिंग कि कौन सी बेस्ट ग्रुप्स है, तो मुझे 2-3 मिली थी जिसमें से कॉन्टिकी अच्छी लगी थी मुझे, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं चेक करूँ, तो मैंने रिसर्च किया तो आई चेक की उनका इंडिया में कैसे, बिकॉज कॉन्टिकी वहाँ बाहर का वो है, बट इंडिया में दे वर एसोसिएटेड विद SOTC, तो उन्होंने उनके थ्रू हमें कनेक्शन बिठाया एंड उसके हिसाब से फिर हमारा बाकी का सब प्लानिंग हुआ। तो वैसे ही मतलब क्रेडिबिलिटी उससे ही पता चलेगी कि आप जितना पूछोगे, जितना रिसर्च करोगे उससे। यूरोप का 1 मंथ का ट्रिप कितना कॉस्ट हुआ था? यूरोप का 1 मंथ का ट्रिप अगर एज अ कपल में बताऊंगी तो समवेयर अराउंड 12 lakhs गया था। 12 lakhs और सोलो 6. हाँ, सोलो 6। फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप कौन सा था आपका? मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था अपना साउथ ईस्ट एशिया, सो आई डिड थाईलैंड। तो फर्स्ट ट्रिप के लिए आपने कितना सेव किया था? जैसा आपने बताया कि अब आपको बहुत नॉलेज है तो आप रिसर्च वगैरह कर लेती हैं, लेकिन तभी तो आपका फर्स्ट ट्रिप था, तो फर्स्ट ट्रिप में गलतियाँ? एक्चुअली ना मेरे पेरेंट्स के साथ। ओके। तो क्या हुआ था, मेरे पासपोर्ट जस्ट अप्लाई हुई थी हम सबकी फैमिली की, तो जस्ट आई थी, तो पापा ने बोला कि चलो चलते हैं। तो बिना तो सोचे समझे विदिन 5 days ना हमने किसी एजेंट को पकड़ा और उन्होंने बोला हमको ये दे दो, और दिस वाज 2011, तो तब मैं सीधे सस्ती थी, सो आई डिड दिस एंटायर पैकेज फॉर 9 days and 50,000। ओके। हाँ, बिकॉज ऑफ ग्रोट्रिक्स थी, बिकॉज तब इतना क्रेज नहीं था ट्रैवल का एंड थिंग्स लाइक दैट, तो तब के टाइम पे डिड दैट 250। अभी तो मतलब मुश्किल है ये ट्रिप करना एसी वाली इन 50,000, बट तब मैंने उस टाइम पे। इंडिया में आपने अराउंड 11 स्टेट्स घूमा है और 2 यूनियन टेरिटरीज। अगर आपको सजेस्ट करना हो, रिकमेंड करना हो, तो आप कौन सी टॉप 3 रिकमेंड करेंगे? तो फर्स्ट इज लद्दाख, बिकॉज उसके टेरेंस एंड वो काफ़ी ब्यूटीफुल है लैंडस्केप एनी टाइम। दूसरा मैं करूँगी अरुणाचल। ओके। तब उसका थोड़ा मुश्किल है रीच करना, एक्सपेंसिव है? नहीं एक्सपेंसिव नहीं। अगर आप गुवाहाटी पहुंच जाओ, फिर वहाँ से ट्रेन यू कैन टेक टू नियर बाई स्टेशन, एंड वहाँ से फिर यू हैव टू, बिकॉज अरुणाचल का टेरेन इज ऑल माउंटेन, तो वहाँ पे ऐसा एक्सेसिबिलिटी बहुत कम। हाँ, तो उसी वजह से नॉर्थ ईस्ट बहुत एक्सपेंसिव भी है। हाँ, बट इतना नहीं है। अगर आप देखोगे मैंने काफ़ी नॉर्थ ईस्ट प्लेसेस किए, सो इसलिए आई रिकमेंडेड अरुणाचल, बिकॉज तवांग बहुत ब्यूटीफुल। वहाँ का बजट कितना होगा अगर नॉर्थ ईस्ट साइड जाएंगे? तो वहाँ का बजट पकड़ लो, अगर ये कर रहे हो तो, बिकॉज वो आई नहीं, अगर आप ग्रुप में ही जाओगे, बिकॉज ये सब प्लानिंग आप अकेले नहीं कर पाओगे, तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो अगर आप उसके थ्रू जा रहे हो तो फिर समझ लो 18,000 15,000 हो जाता। आप नागालैंड भी गए, और जहाँ तक मुझे पता है वहाँ पे पहुँचना तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज़ की वजह से, और वहाँ पे सिक्योरिटी के भी बहुत ज़्यादा रीजंस है। तो वहाँ का आपको ट्रैवलिंग कितना पड़ा था? एक्सपेंसेस क्या? प्रॉब्लम नहीं है, नागालैंड के इनफैक्ट लोग बहुत अच्छे हैं। ओके। हाँ, बहुत ब्यूटीफुल है, एंड एक्चुअली दे टॉप इन द फैशन थे। हाँ, ओके। सो वहाँ पे अगर आप देखोगे ना, मैंने हॉर्नबिल किया था और जुको वैली किया था, जो मतलब काफ़ी फेमस है, तो वहाँ का भी बजट अगर आप पकड़ोगे तो मैंने उसको 15-16 में किया था, बिकॉज इट वॉज ओनली फॉर 4 nights। ओके। तो आप जितना स्पेंड करोगे टाइम, जितना आपको एक्सप्लोर करो उस हिसाब से, बिकॉज अगर आप यहाँ से मुंबई से गुवाहाटी पहुँचते हो, वहाँ से ट्रेन है जो दीमापुर पहुँचाती है। दीमापुर से यू गेट अ शेयरिंग कैब जो आपको 500 रुपये में ऊपर लेके जाती है, जहाँ पे किसामान में ये विलेज है जहाँ पे रह के एक्सप्लोर कर सकते। ओके। और थर्ड जगह जो आप रिकमेंड करेंगी इंडिया में? थर्ड जगह मैं रिकमेंड करूँगी राजस्थान। वो मतलब राजस्थान में भी बहुत मुश्किल है किसी एक को करना, बट जोधपुर आई विल सजेस्ट, बिकॉज ठंडी में अगर आप जाओगे, बहुत वहाँ का खाने से लेके हर चीज़ जो इफ यूर पुणे, तो मतलब वो तो बहुत ही अच्छी जगह है। वो तो पूरा राजस्थान ही है, बट जोधपुर मुझे काफ़ी इन टर्म्स ऑफ अच्छा लगा शहर, बिकॉज आपको व्यू सिटी, अगर आप वॉकिंग टूर करोगे तो व्यू सिटी तो आप हमेशा करना ही करना, क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल है जगह। और सिमिलरली इंटरनेशनल ट्रिप्स में बात करें तो टॉप 3 रिकमेंडेशंस?
टॉप 3 में ये जापान ऑब्वियसली। सेकेंड मैं ये रेकमेंड करूँगी कि वियतनाम इन टर्म्स ऑफ बजट, बिकॉज काफ़ी चीज़ें आप कर सकते हो इन शॉर्ट बजट। एंड थर्ड जगह मैं रेकमेंड करूँगी, अच्छे काफ़ी डिफिकल्ट है, स्विट्जरलैंड इज ऑल्सो नो। ओके, क्योंकि मेरा ये जो मंथ लॉन्ग ट्रिप था ना यूरोप का, तो मैंने क्या किया था 24 डेज उनके साथ किया था, बाकी के 6 दिन मैं स्विट्जरलैंड में रही थी ना, एक्सप्लोर ऑन माई ओन। ओके। जैसे कुछ जगह है जैसे कि इजराइल, अगर हमें वहाँ पे जाना है तो हमें एक दूसरा पासपोर्ट इशू करना पड़ता है। तो ऐसी जगहों पे जाने के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या सिक्योरिटी ये लेनी चाहिए हमें, प्रिकॉशंस? जिससे मैंने अभी एक्चुअली इसराइल तो काफ़ी यू आर राइट कि मतलब इसमें काफ़ी सिक्योरिटी रीजन ज़्यादा है, बट मैंने तो ये सुना कि इजिप्ट भी काफ़ी सोलो ट्रैवलिंग के लिए लोग प्रेफर नहीं करते हैं। हाँ, स्पेशली अगर आप लड़के हो तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज वहाँ पे कैसा है ना, सिक्योरिटी नहीं है वहाँ पे, कैसा उतना एक्सेसिबिलिटी नहीं है कैब्स का, मेट्रोस, ट्रेन, ये सब का, तो इसलिए लोग बोलते हैं अवॉइड करने के लिए अकेले। बट ऐसे इजिप्ट इज वेरी ब्यूटीफुल, अगर आप लोगों के साथ जा रहे हो वैसे, बट सिर्फ बोलते हैं कि अगर अकेले भी जा रहे हो तो यू गॉट टू बी कॉशियस। वैसे ही आएंगे बिकॉज आई एम नॉट, मैं कभी गई नहीं हूँ तो मुझे आइडिया नहीं है इतना, बट हाँ मैंने काफ़ी चीज़ें ऐसे सुनी हैं कि अगर आप जा रहे हो तो आपको बहुत मेक श्योर करना पड़ेगा उनके लॉज क्या है, आपको उस हिसाब से अपने अटायर्स भी रखने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें भी। एनी फ्यूचर प्लानिंग ऐसे किसी जगह के लिए, इजराइल, इजिप्ट या दुबई? भी फिलहाल के लिए तो ऐसा कुछ सोचा नहीं, दुबई तो जा चुकी बट मैं अपने पेरेंट्स के साथ गई थी। हाँ, बट फिलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं है ऐसी कंट्रीज का। मेरे को हमेशा से टर्की जाना था, तो प्रॉब्लली अगर वो इस साल होता है तो ठीक, बट मेरा मेन इज़ आइसलैंड, तो अगर वो मेरा सबसे ज़्यादा बजट वहाँ पे है तो मैं आइसलैंड प्रेफर करूँगी, एंड सेकेंड इज़ ऑस्ट्रेलिया। ओके। तो आपके फ्यूचर के गोल्स के हिसाब से आपने बताया कि ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड और टर्की, और डोमेस्टिक ट्रैवलिंग में क्या आपके फर्दर गोल? डोमेस्टिक साउथ करना, मैं एक्चुअली साउथ घूमी नहीं। ओके। जैसे केरला और बाकी सारी बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे को इनफैक्ट श्रीलंका भी देखना था, नॉट इन इंडिया बट वो भी काफ़ी आजकल वो चल रहा है, बिकॉज वो वीज़ा फ्री हो गया है, जो लोगों को ऐसा है कि जाए, तो प्रॉबेबली यस साउथ में काफ़ी रह गया है, ओनली डन कुर्ग, तो मैं साउथ प्रेफर करूँगी। अगर मेरा काफ़ी डेस्टिनेशंस हुए, अगर टाइम मिलता है डोमेस्टिक के लिए तो मैं वो मूवी, जैसे कि हमें पता है कि आजकल की जनरेशन, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि उन्हें टूरिज्म में करियर स्टार्ट करना है, या फिर कुछ लोग हैं जिन्हें भले ही करियर स्टार्ट नहीं करना है, लेकिन आजकल पूरा क्रेज़ चल रहा है कि सबको फ्रिक्वेंटली ट्रैवलिंग करते रहनी है, तो उन सबको आप क्या सजेस्ट करेंगे? आई गेस मेरे हिसाब से अगर आप वेल सेटल्ड हो, अगर आपको मालूम है कि या मेंटली भी आप स्टेबल हो कि आपको यही करना है, आपने सोच ही है कि ट्रैवलिंग इज समथिंग जो मुझे पुश कर रहा हो, तो लोग कर सकते हैं एज अ पैशन, बिकॉज आजकल काफ़ी प्लेटफॉर्म्स है, बिकॉज इंस्टाग्राम भी अभी कमर्शलाइज हो रहा है धीरे धीरे, सब्सक्राइबर सब ऑप्शंस आए हैं वो, तो अगर आप ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर है तो इंस्टाग्राम इज ऑल्सो पुटिंग इन एफर्ट्स की आपको कुछ मिलेंगे उससे। यूट्यूब तो ऑब्वियसली इज अ प्राइमरी वेबसाइट, तो अगर आपको थोड़ी बहुत चीज़ें भी आती है, यू कैन स्टार्ट इन अ वेरी मतलब बहुत छोटे लेवल पे भी आप स्टार्ट कर सकते हो अलॉन्ग विद योर वर्क। देन देखो कि आपको किस लेवल तक कितना मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स, एंड देन प्रॉब्ली आई विल सेंड। सपोज किसी को आपकी तरह पैशन है जाने के लिए और उनकी सैलरी अराउंड 15-20,000 है, तो उन्हें कितना सेव करना चाहिए अगर उनको फॉरेन ट्रिप करनी है या फिर डोमेस्टिक ट्रिप करनी है, साल में कम से कम एक, तो कितना सेव करनी चाहिए? तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट 5 की अगर एवरी मंथ भी सेट असाइड कर दे तो बहुत सारी डेस्टिनेशन है जो लोग कर सकते हैं उस बजट में। तो अगर फायदा होता है मतलब अगर आप रिकरिंग डिपॉजिट करो, तो क्योंकि मैं इनिशियली जब मैं जॉब करती थी, हाँ, अभी तो चलो बिजनेस है, बट इनिशियली जब तो मैं ऐसे ही अपनी जो एक लिमिटेड अमाउंट है ना उसको मैं अलग ही कर देती थी ताकि वो खर्च ना हो, एंड देन आई कैन माई के। पूर्वी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महामनी से जुड़ने के लिए। थैंक यू महामनी फॉर इनवाइटिंग मी, एंड मुझे ये मौका दिया कि मैं आपसे बात कर सकूँ चीज़ों के बारे में। ऑल्सो अगर आपको और टिप्स चाहिए, आपको बजट प्लानिंग करने के लिए, आपके फिनेंशियल सॉर्ट कर सकते हो आप जब आपको जॉब और ट्रैवलिंग है, तो प्लीज़ फॉलो मी। आप मुझे ढूंढ सकते हो मेरे वेबसाइट पे mumbaikichori.com पे और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे @mumbaikichori। थैंक यू। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को समझने के लिए महामनी हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहिए पर पैसे कितने लगेंगे।